Another video of MS बायोलॉजी। होपफुली आप लोगों की एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी ठीक से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे कि आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। और जैसा कि आपको मालूम है कि बेसिकली चाहे टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इन सब में जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसा बहुत लॉजिकल और रीजनिंग टाइप का नहीं आता है, फैक्ट बेसिस पे आते हैं। तो आपकी थोड़ी सी लर्निंग जो पावर है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि हाँ CSIR के जैसा आपको यहाँ पे बहुत ही रीजनिंग और बहुत ही रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कितना क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। नंबर पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अगर आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा अच्छी तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो आपको 5 फाइलम दिए गए या किंगडम दिए गए, उनमें से मोनेरा की अगर बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक की सारी चीज़ों को बताता है। इसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोनेरा में आते हैं। फिर इसके बाद प्रोटिस्टा होता है, फिर इसके बाद फंजाई होती है, फिर इसके बाद एनिमिलिया होता है, फिर प्लांटी होती है। तो प्रोटिस्टा जो होता है, मतलब इसको एक को छोड़ करके बाकी जो रिमेनिंग 4 किंगडम होते हैं वो सब के सब यूकैरियोट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें से प्रोटिस्टा जो है वो ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है जहाँ पे सबके सब कैसे हों, यूनिसेलुलर हो, मतलब यहाँ पे प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। सो ऑल द यूकैरियोटिक आइदर प्लांट और एनिमल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो बिलोंग किसे करेंगे, प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट फैक्ट इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, दैट इज द प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 11-12 की क्लासेस में भी आपको पढ़ाया जाता है, दैट इज RS व्हिटेकर। इन्होंने न्यूट्रिशंस के बेसिस पे, बेसिकली जो इसका क्लासिफिकेशन का बेस था वो न्यूट्रिशन था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, बट मेनली जो था वो क्या था, दैट इज द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशंस के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्या किया, क्लासीफाई किया था। जिसमें आपका पहला था दैट इज द मोनेरा के बारे में लेकर के, इसके बाद दूसरा था प्रोटिस्टा को लेकर के, इसके बाद था फंजाई को लेकर के, फिर एनिमिलिया को लेकर के, प्लांटी को लेकर के। तो इन्होंने इस पूरे होल ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लिविंग सिस्टम है उन सबको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया और उनमें इस तरीके से कैटेगराइज किया कि हाँ, मोनेरा जो होगा वो सबका सब प्रोकैरियोटिक को इंक्लूड करेगा, प्रोटिस्टा जो होगा वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को करेगा, फंजाई जो होगा वो सिर्फ फंगस को डील करेगा, एनिमिलिया में सारे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हायर लोअर इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स सब एनिमिलिया किंगडम में रखे गए हैं। जितने भी डिफरेंट काइंड्स के प्लांट थे उन सबको प्लांटी किंगडम में रखा गया। तो RS व्हिटेकर जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को उन्होंने दिया था, बहुत ही एक्सेप्टेड और बहुत ही फेमस क्लासिफिकेशन रहा है और आज के पीरियड में इसी को ही एक्सेप्ट किया जाता है। हालांकि देने को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए, बट RS व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल था और बहुत ज़्यादा इसे लेकर के कैरी आउट किया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड वायरवाइट्स। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती हैं। वायरस एंड वायरवाइट्स में डिफरेंसेस क्या होता है? सिंपली अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है, कैसे प्रोटीन की कोट होती है और यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको आप कैप्सोमियर के नाम से भी जानते हैं या कैप्सिड के नाम से जानते हैं, और ये इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। यही 2 कंपोनेंट होते हैं। तो वायरस को केमिकली आप डिफाइन क्या करते हो, दैट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, मीन्स ये न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई एंटिटीज होती है और कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। अगर जब वायरस के इस जो कैप्सिड है, इस कैप्सिड को क्या किया दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, रिमेनिंग जो पार्ट बचे आपका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बचे। नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल या तो आपका क्या हो सकता है, DNA हो सकता है, या तो क्या होगा आपका RNA होगा। दोनों तरीके के जेनेटिक मटेरियल पाए जा सकते हैं, ये इनमें वेरिएबिलिटी है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिम्स होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल या तो मतलब सिंपली नॉर्मली क्या होता है, DNA होता है, बट वायरस के केसेस में फ्लेक्सिबिलिटी है कि जेनेटिक मटेरियल या तो आपका DNA हो सकता है या RNA हो सकता है। तो इनका एक जेनेटिक मटेरियल, दूसरा आपका ये प्रोटीन का कोड जिसको कि आप कैप्सिड के नाम से भी जानते हैं, यही इनकी क्या है, पूरा स्ट्रक्चर का डिटेल होता है। अगर किसी वायरस से ये कैप्सिड की जो प्रोटीन है वो हटा दिया जाए, सिर्फ अगर ये जेनेटिक मटेरियल बचेगा, ऐसे पार्ट को या ऐसे कंडीशंस को आप बेसिकली वायरवाइट्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल हो जाता है वो हमेशा सिर्फ क्या होगा, RNA होगा। ये भी एक बड़ा मेजर पॉइंट है।
वायरस के केसेस में जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है और एक प्रोटीन की कोड होगी, लेकिन वायराइड के केस में यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है और वो भी विदाउट कैप्सिड के या विदाउट प्रोटीन कोड के। तो विदाउट प्रोटीन कोड जो होगा उससे आप क्या बोलेंगे, वायराइड्स बोलेंगे, जबकि विद प्रोटीन कोड होगा उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज वायरस बोलेंगे। नॉर्मली अगर साइज की बात किया जाए तो वायराइड्स की साइज क्या होती है, छोटी होती है, वायरस साइज क्या होती है, बड़ी होती है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है, जबकि इनका क्या होगा, सिर्फ आरएनए ही होगा। और इस केस में भी अगर आरएनए है तो उस आरएनए की साइज क्या होगी, छोटी होती है एज कम्पेयर टू द वायरस के। सो यहाँ पे देखिए क्या स्टेटमेंट आपको दे रहा है, एब्सेंस ऑफ अ प्रोटीन कोड इन वायरस बट प्रेजेंट इन वायरस। यहाँ पे दे रहा है कि क्या प्रोटीन कोड जो होता है वो एब्सेंट होता है वायरस में बट प्रेजेंट होता है वायरस में, ये स्टेटमेंट आपको दिया गया। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरस। तो ये स्टेटमेंट सही तो है लेकिन कंट्राडिक्शन है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट वायरस के लिए नहीं, वायरस के लिए होना चाहिए। आरएनए मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो वायरस के केस में लो होता है, जबकि वायरस केस में हाई होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, तो ये ऑब्वियस सी बात गलत हो जाएगा। तो बचा क्या, दैट इज द फर्स्ट। जैसा कि अभी आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा था कि विदाउट प्रोटीन कोड के अगर कोई जेनेटिक मटेरियल मीन्स आरएनए है तो उसको आप क्या बोलेंगे, वायरस के नाम से जानते हैं। तो अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरस but present in virus, this statement is correct and the right answer for this question is option number A। सो ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं वायरस और वायरस को लेकर के कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वायरसेस आर नॉन सेलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्व्स वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल्स, टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग टू। पूछ रहा है कि जब भी कोई वायरस का पार्टिकल किसी भी लिविंग सिस्टम में, मान लीजिए अगर आपका ये प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल्स में अगर इस वायरस ने क्या किया, इन्फेक्ट किया है, तो इसका जो ये इन्फेक्शन हुआ यहाँ पे तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। तो पूछा जा रहा है कि वायरस को आप कौन से किंगडम में रखेंगे या किस किंगडम से बिलोंग करता है। तो आपको मालूम है कि वायरस बेसिकली कोई भी लिविंग पार्ट नहीं है, मतलब ये लिविंग सिस्टम में या सेल्स की कैटेगरी में नहीं आता है। इसको आप डिफाइन करना, नॉर्मली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में वायरस को रखते हैं, बट ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। वायरसेस को डिफाइन करने के लिए दिया जाता है कि वायरसेस आर द सिंपली इन्फेक्शियस एजेंट और इन्फेक्शियस पार्टिकल, इट्स नॉट अ सेल। सो अगर सेल है ही नहीं तो वो किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि किंगडम का जो सिस्टम दिया गया या क्लासिफिकेशन जो किए गए वो लिविंग सिस्टम का किया गया, ना कि नॉन लिविंग का। तो वायरस कोई सेल नहीं है, वायरस सिर्फ जस्ट क्या है, एक नॉन या सिंपली बोल सकते हैं एक इन्फेक्शियस एजेंट है, जिसका नेचर कैसा है, दैट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ एक इन्फेक्शियस एजेंट है और ये कोई सेल नहीं है। तो बेसिकली इसका किसी भी किंगडम से रिलेशन नहीं है या किसी भी किंगडम में बिलोंग नहीं करता है, ना ही मोनेरा से, ना ही प्रोटिस्टा से, ना ही फंजाई से। तो नन ऑफ द ऑप्शंस क्या होगा इसके लिए सही हो जाएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, सेल वॉल के बेसिस पे नहीं, जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे नहीं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे आर एच विटेकर साहब ने पूरे लिविंग सिस्टम को 5 किंगडम में क्या किया था, डिवाइड किया था और बताया था कि कौन कौन से हेटरोट्रॉपिक होंगे, कौन कौन से ऑटोट्रॉपिक होंगे, कौन प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा, कौन यूकैरियोटिक सेल्स होगा। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस इज, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि वायरस के लिए जेनेटिक मटेरियल जो होंगे वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। नॉर्मल केसेस में अगर देखा जाए तो जो प्लांट के वायरसेस होते हैं उन सबके पास क्या होगा आपका, दैट इज वायरस जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जबकि अगर यहाँ पे एनिमल वायरसेस की बात करें तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, डीएनए होता है, राइट। तो इनके पास दोनों चीज़ें हैं, डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है। तो इधर दैट इज डीएनए और आरएनए, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट अबाउट द वायरसेस, वायरसेस को लेकर के क्या स्टेटमेंट सही है। दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल, अगर आप सपोज जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है और ये कोई प्लांट का सेल है, तो इस प्लांट सेल्स पे अगर मान लीजिए वायरस क्या करता है, सर्वाइव करता है, राइट। ये मान लीजिए वायरस है आपका। फैकल्टेटिव का मतलब होगा कि ये प्लांट सेल्स का सपोर्ट इसको मिले या ना मिले, मिले तो भी सपोर्ट सर्वाइव कर पाएगा और ना मिले तो भी सर्वाइव कर पाएगा, राइट। जबकि ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि तभी सर्वाइव करेगा या तभी अपनी लाइफ को चला पाएगा जब तक ये प्लांट सेल रहेगा और प्लांट सेल का सपोर्ट मिलेगा। तो आप देखिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, क्या वायरसेस विदाउट लिविंग सिस्टम के सर्वाइव कर सकता है। सो आंसर आपका क्या आएगा, दैट इज नो। विदाउट लिविंग सेल्स के वो अपने आप को ना ही
रेप्लिकेट कर सकता है, ना ही उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो परफॉर्म कर पाएगा। वो तभी एक्टिव होगा या तभी अपना काम कर पाएगा जब कोई एक लिविंग सिस्टम मिलेगा। तो विदाउट दैट इज होस्ट के इसका सर्वाइव करना या इसका काम करना पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे टाइप के पैरासाइट्स को आप ऑब्लिगेट बोलते हैं। दैट मीन्स कि अगर वो है तो करे रहेगा, नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, यस स्टेटमेंट ये सही है। न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन द कैप्सिड, क्या न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है? नहीं, वहाँ पे प्रोटीन होती है। दे प्रोसेसेस बोथ डीएनए एंड आरएनए। इनके पास ये स्टेटमेंट दे रखा है कि इनके पास क्या दोनों होता है? यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, आइदर नहीं लिखा हुआ है, बोथ लिखा हुआ है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वायरसेस ही क्यों ना हो, एक सेल्स में मतलब एक टाइप के वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल कोई एक ही होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ डीएनए भी होगा आरएनए भी होगा। ये लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में आपको यहाँ पे देखा था दैट इज आइदर डीएनए और आरएनए, यहाँ पे आपने देखा वहाँ पे ऑप्शन दिया रखा था, जबकि यहाँ पे एंड का वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। कई बारी ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शंस जो थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं। दे हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, ऐसा नहीं है। मेटाबॉलिक सिस्टम इनके पास नहीं होता, इनके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होती है और प्रोटीन होता है, और बाकी होस्ट सेल्स के मशीनरी को क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वायरसेस कॉजिंग रप्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया आर। यहाँ पे दिया जा रहा है, ऐसे देखा जाए तो वायरसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, लाइसोजेनिक और लाइटिक। लाइसोजेनिक का मतलब होता है कि होस्ट सेल्स में जाएगा, और होस्ट सेल्स में जाने के बाद ये क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। मान लीजिए ये होस्ट सेल्स है, इसमें गया, इसमें रेप्लिकेट करके अपनी संख्या क्या करता है? बढ़ाता है, लेकिन उसी में रिसाइड करेगा, इसको रप्चर नहीं करेगा। ऐसे ऐसे साइकिल को आप लाइसोजेनिक साइकिल के नाम से जानते हैं। जबकि ये इनको इन्फेक्शन करने के बाद इस सेल्स को क्या करे? रप्चर करे, और रप्चर करने के बाद फिर से यहाँ से ढेर सारे पार्टिकल वेरियंस के निकल जाएं, वायरसेस के निकल जाएं। ऐसे साइकिल को क्या बोलते हैं? दैट इज द लाइटिक साइकिल होता है। लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसोजेनिक का मतलब होता है लेटेंट, मींस उसी में सर्वाइव करते रहना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसके लिए? सही हो जाएगा। वायरल जीनोम दैट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल्स इज कॉल्ड। वायरल का जीनोम जो कि होस्ट सेल्स से इंटीग्रेट कर जाता है, जुड़ जाता है, उसको आप प्रोफेज के नाम से जानते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 के लिए सही हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरसेस, रेट्रो का मतलब होता है कि इनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा, और इस आरएनए से यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होगा? एंजाइम आएगा, फिर ये क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा, और तब इससे क्या बनेंगे आपकी? दैट इज द प्रोटीन बनेगा, जो भी कुछ बनना होगा बनेगा। तो ऐसे वायरसेस इनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करके वो सीडीएनए या डीएनए बनाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? आप रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। तो उनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा। ओके, यहाँ पे सार्स के बारे में दिया है, सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या होता है। तो एक्यूट फॉर्म ऑफ अस्थमा नहीं, कॉज्ड बाई न्यूमोकॉकस नहीं, ये वायरस का इन्फेक्शन है, और कॉज्ड बाई कोरोना वायरस, यस कोरोना वायरस की वजह से होने वाले डिजीज़ को सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, दैट इज सार्स। और ये कोरोना वायरस से होता है। मोर कॉमन इन नॉन वेजिटेरियन नहीं, ऐसा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसके लिए? सही हो जाएगा। Viruses having single stranded RNA that act as template for DNA synthesis is what? यही स्टेटमेंट दे दिया गया। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, और इनके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज किया जाएगा, और डीएनए ये क्या करेंगे? बनाएंगे। तो ऐसे वायरसेस को रेट्रोवायरसेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। वायरस मल्टीप्लाइज इन, कहाँ मल्टीप्लाई करेगा? ऑब्वियसली वाटर में करेगा नहीं, सॉइल में करेगा नहीं, डेड टिश्यूज में करेगा नहीं, कहाँ करेगा? लिविंग टिश्यूज में करेगा। लिविंग सेल्स पाएगा तो डिवाइड करना शुरू कर देगा। अ किंगडम हैविंग यूनिसेलुलर प्लांट एंड एनिमल इज, पहला ही वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। एक ऐसा किंगडम जहाँ पे यूनिसेलुलर प्लांट एनिमल को रखा जाता हो, उसको आप प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं, इसके नाम से प्रोटिस्टा। सो ऑप्शन नंबर डी। मोनेरा प्रोकैरियोटिक रखेगा, प्लांटी मल्टीसेलुलर रखेगा, फंजाई भी मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटिस्टा की बात मतलब प्लांट एनिमल की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसके? सही हो जाएगा। टीओडाइनर डिस्कवर्ड किसको किया था? इन्होंने प्रियॉन्स को डिस्कवर किया था, जिसको कि आप इन्फेक्शियस प्रोटीन के नाम से जानते हैं। प्रियॉन्स एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है जो कि डिजीज़ कॉज करती है। मैड काउच डिजीज़ का नाम आपने सुना होगा। कई सारे डिजीज़ आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्रियॉन्स बेसिकली एक ऐसा इन्फेक्शियस प्रोटीन है जिसपे किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ता है नॉर्मली। जैसे अगर आप उसे ऑटोक्लेव करना चाहेंगे तो भी ख़राब नहीं होगा,
फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करते हैं तो भी वो ख़त्म नहीं होती है। और मैक्सिमम चीज़ों से क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, तो वो डिजीज़ कॉज करता है। ये मिस फोल्डिंग का एक कारण है, मिस फोल्डिंग से होने वाली डिजीज़ होती है। तो नॉर्मली इसलिए बोला जाता है कि अगर आप कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो अगर आप ऐसे कुछ नॉन वेज खाते हैं तो वो एनिमल्स पता नहीं, अगर उसकी बॉडी में अगर प्रियॉन्स अगर होगा, वो प्रोटीन होगी, तो उसको कंज्यूम करने वाले मेंबर्स पे भी वो डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, यही बात कर रहा था इन्फेक्शियस प्रोटीन के बारे में। प्रियॉन्स प्रियॉन्स जो होता है वो इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है। ये हाईली रेजिस्टेंट होती है ऑटोक्लेव से, केमिकल ट्रीटमेंट से। ये सब इसको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब इसके प्रेजेंस में भी ये अपना काम क्या है करता रहता है। वायरस इनवलप इज नोन एज, वायरस इनवलप को आप क्या बोलते हैं, दैट इज अ कैप्सिड, जो कि प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, इसे कैप्सोमियर बोलते हैं। वायरस डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरियम इन हैविंग, बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंस है, क्या होता है, इसके पास साइटोसॉल होता है नहीं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, सेल वॉल एंड डीएनए आरएनए विद नो राइबोसोम्स। तो यहाँ पे आपको वायरसेस के बारे में पूछा गया है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का प्रॉपर्टी है, वायरस का नहीं है। सेल वॉल बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है, वायरस का नहीं है। इसके पास डीएनए आरएनए हो सकता है विद नो राइबोसोम, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। वायरसेस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाय स्टैनले, इन्होंने किया था इसको फर्स्ट टाइम पे क्रिस्टलाइज। विच ओरिजिनेटेड फर्स्ट, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ में अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली सबसे फर्स्ट टाइम पे जो सेल्स बनी थी दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और इसीलिए इनका नाम भी पड़ा है प्रोकैरियोटिक, क्योंकि ये प्रिमिटिव थे। और उस टाइम पे जो बना था दैट इज द एनारोबिक एंड हेट्रोट्रॉपिक टाइप के ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई थी, मतलब कि हेट्रोट्रॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल्स का बना था स्टार्टिंग, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस नहीं था, रिड्यूसिंग कंडीशंस था, और कोई भी वहाँ पे ऑटोट्रॉपिक नहीं था। फिर बाद में धीरे चल करके पहले एरोबिक बना, फिर इसके बाद ऑटोट्रॉपिक बना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होगा, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। वायरसेस कैन बी कंसिडर्ड लिविंग एज इट, आपसे पूछा जा रहा है कि वायरस को आप लिविंग कंसिडर कैसे करेंगे, क्या वो रिस्पायर करता है, क्या रिस्पॉन्स टू टच करता है, रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट, या कैन कॉजेज डिजीज। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब ही वो होस्ट सेल्स में होगा तब जाकर क्या करेगा, वायरस मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है कि लिविंग सिस्टम के कांटेक्ट में आने पर अपने आप को रिप्रोड्यूस करना, नंबर्स को बढ़ाना, लिविंग प्रॉपर्टी को शो करता है। विच वन हैज़ क्वाइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमियर, आपसे पूछा जा रहा है कि किसके पास क्वाइल्ड आरएनए स्टैंड होती है एंड कैप्सोमियर होते हैं, तो दैट इज रेट्रोवायरसेस। एंजाइम्स आर नॉट फाउंड इन व्हाट, इन किसमें से एंजाइम नहीं पाया जाएगा, क्या फंजाइम एंजाइम होता है, तो ऑब्वियसली होता है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यहाँ पे भी पाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। वायरस एल्गी में भी पाया जाता है, तो वायरसेस जो होंगे उनमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिर्फ क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, इनमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन की कैप्सोमियर होती है ये वाली, और बाकी क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होते हैं। जो भी एंजाइम्स बनेंगे वो जब लिविंग सेल्स में जाता है, वहाँ रेप्लिकेट करेगा तब बनेगा, उनके सेल्स में कोई नहीं पाया जाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। वायरस वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोव्स्की, स्टैनले सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, अभी ये आपने पढ़ा था, ये तो स्टेटमेंट आपका क्या होगा, बी ऑप्शन जो होंगे वो सही हो जाएंगे। स्टैनले ने ही बताया था कि वायरस मतलब इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रियॉन्स, प्रियॉन्स को लेकर के क्या स्टेटमेंट सही है। यूजफुल पॉलीसेकेराइड ऑफ गैलेक्टोज, नहीं, ये प्रोटीन होता है और वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का। हाई मॉलिक्यूलर वेट से प्रोटीन, नहीं। स्मॉल न्यूक्लिक एसिड फ्रेगमेंट कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन, नहीं। लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इन्फेक्शियस प्रोटीन, यस, ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरवाइट्स, वायरवाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो आपने अभी स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया था। आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, नहीं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। दे लैक अ प्रोटीन कोट, या प्रोटीन कोट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, सॉरी ये गलत टिक लगा दिया मैंने। ये रॉन्ग स्टेटमेंट का मतलब है कि इसमें से कौन सा गलत है। आरएनए इज ऑफ अ हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे लैक अ प्रोटीन कोड, दे आर स्मॉलर देन, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और दे कॉजेज इन्फेक्शियस, ये भी क्या है, सही है। आपसे पूछा जा रहा था रॉन्ग स्टेटमेंट, द आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहाँ पे कैसा होगा, दैट इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट। नेक्स्ट पूछ रहा है, वायरवाइट्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, वायरवाइट्स कैसे डिफर होते हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, नहीं।
डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड नहीं, आरएनए मॉलिक्यूल प्रोटीन कोड नहीं, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड यस, आरएनए मॉलिक्यूल जो होगा वो विदाउट प्रोटीन कोड होगा। ये वायरस की पहचान होती है। An infectious agent smaller than viruses was discovered by Diner. What is incorrect about it? ये prions के बारे में पूछ रहा है बेसिकली। तो prions क्या, it is without protein coat, yes। और इनकरेक्ट पूछ रहा है इट इज़ अ फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, ये भी सही है, ये भी सही है। इट प्रोड्यूसेस पोटैटो स्पिंडल फीवर डिजीजेस, इट कॉजेज प्लांट एंड एनिमल डिजीजेस। तो बेसिकली आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। यस, प्लांट में भी और एनिमल में भी डिजीज कॉज करता है, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ऐसा नहीं है कि ये पोटैटोज में स्पिंडल प्रोड्यूस करता हो। डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप एमपीपीएससी सिस्टम पर तैयारी कर रहे हैं और एमएस बायोलॉजी से आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 कोर्सेज हैं एमएस बायोलॉजी की ऐप पे, आप देख सकते हैं। एक तो है आपका मेरा मेन कोर्स, जिसमें आपके पूरे सिलेबस का कवर किया गया है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। ये कोर्सेस आप चाहें तो एमएस बायोलॉजी की ऐप से परचेज कर सकते हैं। इसकी फ़ीस सिर्फ मात्र 2500 रुपये है और ये 6 मंथ के लिए क्या है, इसकी वैलिडिटी है। आप 6 महीने इसको एक्सेस कर पाएंगे, सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को, पीडीएफ नोट्स को, एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर को, और आपके जो डाउट्स होते हैं उनके लिए भी चीज़ें। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका नंबर ऐड हो जाता है। जो भी आपको कुछ डाउट है, आप वहाँ अपने डाउट्स को मैसेज करते हैं तो फिर उसको लेकर के कभी ज़रूरत होती है तो क्लासेस लगाई जाती हैं या फिर आपको ऐसे ही सोल्यूशन दिया जाता है। एज वेल एज अगर आप ऐसे टेस्ट सीरीज मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो एमपीपीएससी का एक टेस्ट सीरीज़ भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यूनिट वाइज सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या होंगे वो मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अपनी तरफ से भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। कंटिन्यूसली आप अपनी स्टडी को बनाए रखिए, थोड़ा ही पढ़िए बट डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए, और स्टडी के साथ साथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को लेकर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।